तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जगह सेक्टर 50 का सीन। यहाँ आसपास देखने पर हम देखते हैं यहाँ पे सब कुछ टूटा हुआ होता है और यहाँ ऐसी जगह पर कुछ बच्चे ऐसे टूटे फूटे सामान को ढूंढ रहे होते हैं और इसी बीच अपनी तरफ आते हुए गोलम को देखकर कहते हैं, जरा देखो ये तो वही गोलम है। अरे हाँ ये तो वही हैगा। हे गोलम, ये लो मेरे पास से फ्लैश लाइट और मुझे खाना दो। और अपना मेन कैरेक्टर बताता है यहाँ सेक्टर 50 में एक गोलम है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ से आया है और इसका ओनर कौन है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर तुम ऐसे कोई भी ऐसा बेकार सामान देते हो तो तुम्हें इसके बदले ये खाना देता है। और ये गोलम जल्दी से मुड़ के यहाँ से जाने लगता है। जो ये बच्चा टॉर्च दे रहा था वो चिल्लाकर कहता है, हे गोलम तुम ये सब क्या कर रहे हो? कल तो तुमने ऐसी टॉर्च ले ली थी और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये कभी कभी कुछ चीजें लेता नहीं है। डैम इट, आखिर ये ले क्यों नहीं रहा इसको? ले मी चलो इसको पर अटैक करते हैं। पीछे से इसका दोस्त इसको रोकते हुए बताता है, ऐसा मत करो, अगर तुम उसके ऊपर अटैक करोगे तो फिर वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। क्या तुमने नहीं सुना उस इंसिडेंट के बारे में? ऐसा कहते हैं जो ये गोलम है वो गलियों में जाकर लोगों को मार देता है। और गाइस ये अपना इस सीरीज का मेन कैरेक्टर और इसका नाम रे है, तो अब से मैं इसे रे कहूंगा। और यहाँ बैठे ये सब कुछ जो देख रहा था, यहाँ से गोलम को जाते देख जल्दी से कूद के उसके पास आ जाता है और आसपास से जो भी सामान उसने इकट्ठा करा होता है वो उसको दे रहा होता है। ये लो, गोलम ले लेता है उसके उस बैग को और जितना भी वो सामान था उस पूरे सामान को खा लेता है। ये बच्चे लोग हैरान हो जाते हैं, क्या फिर से इसका ही सामान? और उस गोलम ने तो एक दो ना छोड़ के सारा का सारा सामान ले लिया उसका और उन सारे की सारी खराब चीजों के बदले इसको बहुत सारा खाने का सामान देता है। आखिर ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं कर रहा है। आखिर इसे हर बार इतना सारा खाने का सामान कैसे मिल जाता है? इतना सब तो इसके लिए 3 दिन के लिए काफी रहेगा। हे मेरी बात सुनो, कि हम लोग वो करें? हाँ तुम ये सब क्या कह रहे हो? कहीं तुम क्रेजी तो नहीं हो गए? तुम्हें क्या इसके बारे में पता नहीं कि ये कौन है? ये गली 17 का गोश्त। और उसके बाद ये सेक्टर 50 के गली 17 से निकल रहा होता है और यहाँ से जाते जाते उसको पीछे से कुछ लोगों की चलने की आवाज आती है। 7 लोग, तुम लोग मुझे ऐसे कितनी देर तक फॉलो करते रहोगे? तुम लोग ऐसे छुपना बंद करो। और ये आ जाते सबके सब सामने। अरे तुम्हारे पास तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे सेंसेस है और वैसे गलती हमारी भी है, हम लोग भी ऐसे तुम्हें केयरलेस होकर फॉलो कर रहे थे। रॉन, मैंने तुम्हें पहले वार्निंग दी थी ना कि अगर तुम मेरे सामने फिर से आओगे तो फिर मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। रोन कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पिछली बार की तरह ऐसे जाने दूंगा? जल्दी से अपने उस बैग को जमीन पे रखो। अगर तुम ये कर देते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से सेफ तरीके से जाने दूंगा। झूठे कहीं के, तुम ये झूठ बोल रहे हो कि तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे। यहाँ पर बच्चों के बीच ऐसा कहा जाता है कि जो गली 17 है वहाँ पर एक भूत रहता है, एक ऐसा सफेद कलर का भूत जो चुपचाप रहकर बिना किसी एक्सप्रेशन के चलता है। और गलती से भी देख मत लेना उसकी आंखों में, नहीं तो जो तुम्हारा झूठ है वो पकड़ा जाएगा। और ये गुस्से में अपने मुख को बना के आता है रे की तरफ, तुम एरोगेंट बच्चे कहीं के, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम आगे से कभी ऐसा कुछ ना बोल पाओ। और उसके पंच को रे आराम से डोज कर देता है और अपने पैर को ला देता है उसके पैरों के बीच में, जिसकी वजह से वो गिरने लगता है। रे जल्दी से साइड में होकर उसको अपनी तरफ खींचता है और उसके ठीक सामने आकर उसके छाती में बहुत तेज मुक्का मार देता है और उसके बाद वही जमीन पे गिर जाता है। तुम बाशर्ट कहीं के, सबके सब इसके ऊपर हमला करो, छोड़ना नहीं इसे। और ये सारे के सारे एक साथ हमला करने के लिए जाते रे के ऊपर। ये लो मरो कमीने कहीं के। और रे जल्दी से उसकी तरफ आकर सीधे अपनी कोनी मारता है उसके मुंह पे और ये कोनी पड़ते से उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। अब हम क्या करें, पीटा तो गया। और रे जल्दी से आकर पीछे इन लोगों के ऊपर भी अटैक कर देता है और उसका खून उसके मुंह पे आके लग जाता है और देखता साइड मुड़ के दूसरे वाले की तरफ। और उसके बाद बस उसके पीटने की आवाज ही आ रही होती है। और इन सब से लड़ने के बाद जो पीछे रोन उठ गया होता है उससे बोलता है, बस अपने साथ उन लोगों को ले आने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। तुम मोस्टर कहीं के, मेरे और पास मत आना, वहीं पर रुक जाओ। रे बोलता, मैंने तुमसे कहा था ना रोन, अगर तुम मेरे सामने आओगे तो तुम कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पाओगे। रोन जल्दी से चाकू निकालता अपने पास से, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मोस्टर कहीं के, मेरे पास बिल्कुल मत आना। हाँ मोस्टर, हाँ शायद ये सही कह रहा है। शायद ये उस समय की बात है जब मैं 10 साल का था। उस समय के आसपास में समझ गया था कि मैं दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा अलग हूँ। यार एक को घुटने में चोट लग गई होती है। इसके दोस्त बोलते हैं, तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है ना, तो आखिर तुम रो क्यों नहीं रहे हो? रे बोलता, मैं क्यों रो, क्योंकि ये दर्द कर रहा है इसलिए। 7वीं गली में जो बच्चे रहते हैं उन्होंने केल के ऊपर अटैक करा है। रे क्या तुम्हें ये सब देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है? रे कहता है, मुझे क्यों आएगा, और आखिर ये गुस्सा है क्या? और ये बच्चे रो रहे होते हैं, बेलो तो अब जा चुका है, अब हम लोग क्या करें? और यहाँ तक कि ये सब होने के बाद भी तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं आ रहा है, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत है, तुम तो बहुत ज्यादा डरावने हो। हे चलो अब चलते हैं यहाँ से इससे दूर। उस वक्त मैं समझ गया था, मैं वो फील नहीं कर सकता जिसे बाकी लोग इमोशन कहते हैं। क्या मैं गलत हूँ? अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो मैं भी सब लोगों की तरह बनना चाहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि क्या मैं सीख पाऊंगा कि इमोशन क्या होते हैं। और यहाँ तक कि अब पूरे के पूरे 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं किसी भी तरीके के इमोशन को फील नहीं कर सकता। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि दूसरे लोगों के इमोशन को कैसे रीड करना है। और सामने रोन को बोलता है, यहाँ इस जगह पर ब्लेड को यूज करना ये पूरी तरीके से मना है। क्या तुम ये ब्लेड यहाँ पर इसलिए लेकर आए क्योंकि तुम मुझे शुरुआत से इसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे? रोन चिल्लाकर बोलता है, ये मुझे कचरे के डब्बे में से मिलाएगा, वहीं से उठाया मैंने ये चाकू। रे मन में कहता है, झूठ बोल रहा है, मैं इसके छाती में बने हुए इस कलर को देखकर साफ साफ ये बता सकता हूँ, मैं इस दुनिया की ऐसी ऐसी चीजें देख सकता हूँ जो बाकी लोग नहीं देख सकते। सब लोगों में एक छोटा सा वेसल होता है उनके अंदर, और जब वो लोग किसी भी तरीके का इमोशन फील करते हैं जो उनके माना का कलर है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि कोई चीज पसंद आना, गुस्सा आना, नफरत और प्यार, इसके रिजल्ट में माना का कलर लाल होगा। रिडिक्यूल, एम्पैथी, ऐसा होने पर ब्लू माना, जॉय और एक्साइटमेंट,
ऐसे में दिखाई देगा पीला कलर का माना, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे और भी कलर रहेंगे जो मेरे आंखों के सामने दुनिया दिखाई देती है वो पूरी की पूरी कलर से भरी हुई है। रेन कप कपाते हुए चिल्लाकर कहता है, अगर तुम मेरे इससे भी ज्यादा और पास आए तो मैं तुम्हें ये सच में चाकू मार दूंगा। इसके माना का कलर अभी इस समय काला है, इसका मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ। रे धीरे धीरे बढ़ रहा होता है उसकी तरफ। रोन चिल्लाते हुए कहता है, रुक जा वहीं पर, और पीछे दीवार से टकरा जाता है। रेस के ठीक सामने आकर इससे कहता है, तुम्हारे जैसे झूठे लोग पनिशमेंट डिजर्व करते हैं। और उसके बाद यहाँ से जा रहा होता है। बारिश सारिश भी होने लगती है और अंदर आता है पर्दा साइड करके। तो तुम आ गए रे, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। और हमें बताते हैं इसके बारे में। ये लीडर है यहाँ का और इसका नाम है पेल। और सबके सब बच्चे आके यहाँ पे रेस से चिपक जाते हैं। बिग ब्रदर रे, पेल रोक रहा होता है, तुम सबके सब ऐसे मत झूलो उसके ऊपर, तुम लोगों का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है एक साथ कंबाइन होने पर। और उसके बाद सबके सब बैठ जाते गोला बनाकर। पेल सबसे कहता है, चलो अब देखते हैं आज हम लोगों ने कितना कमाया है। और जितना जितना सबको मिला होता है आज के दिन सबके सब सामने रख देते हैं। पेल मन में कहता है कि हम लोग इतना बांट पाएंगे 7 लोगों में। और वो सबके सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रे उन सबको ऐसा देखकर अपने पास से बैग निकाल कर उनको देता है। सब लोग खुश आते हैं देखकर इतना सारा खाना। बिग ब्रदर तुम तो बहुत ज्यादा औसम हो, क्या तुम्हें ये सब का सब उस गुलाम की तरफ से मिला है? जब मैंने उसे सामान दिया था उसने तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं लिया था, तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। रे मन में कहता है, अच्छा ये बात, ये इसलिए क्योंकि गोलम सिर्फ मैजिकल आइटम लेता है जिनके अंदर से माना निकलता है और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा अगर तुम माना को देख नहीं सकते तो। पेल कहता है, चलो तो ठीक है, अब खाने को बांटते हैं सब में। रे की मदद की वजह से अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छोटे से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर पेल। और रे यहाँ से बाहर आ जाता है। हमारे पास कभी भी सब लोगों के लिए काफी खाना नहीं होता, क्या मुझे जाना होगा वेयर हाउस? मेरी अभी इस समय एक ड्यूटी हैगी और वो है सपोर्ट करना ग्रुप को, क्योंकि उन लोगों की वजह से मेरी ये जिंदगी है। और बताता है 1 साल पहले की बात। यहाँ पर रे बर्फ में ऐसी लेटा हुआ होता है। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर मैं ऐसे इस तरीके से मारा गया तो। जरा देखो ये उड़ गया है, क्या तुम ठीक हो? चलो थैंक गुडनेस, ये ठीक हैगा। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन सबको इस सब के लिए रिपे करूं, भले वो एक फेवर हो और या तो उनके लिए वेंजेंस। पीछे से पेन बुलाता है। रे देखता उसकी तरफ, तुम्हें भी खाने में से अपना शेयर लेना चाहिए। रे कहता नहीं सब कुछ ठीक है, मुझे इतनी भूख भी नहीं लगी है। और फिर उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पेट तो मना कर रहा है, चलो अपन दोनों शेयर करते हैं। रे क्या तुम ये बता सकते हो जो अभी पानी गिर रहा है वो काला कलर का है ना? हाँ वो काला कलर का है। ऐसा कहते हैं ये इसलिए होता है क्योंकि जो मेजेस है वो बहुत सारे मेजिक को यूज करते हैं और जहाँ पर मेजेस रह रहे हैं वो है सबसे लोएस्ट नंबर का सेक्टर। और मैं शोरू को जो गोला में उसको मेज की तरफ से भेजा गया है। रे बोलता है वो बस एक मशीन भी हो सकती है। नहीं, मैं शोरू की वो मेजिक है जो लगातार ऐसे मूव करता रह रहा है। रे कहता है एक्चुअली मैं पेल की बात पे एग्री करता हूँ। जब गोला आगे बढ़ता है तो वो अपने आसपास के बहुत सारे मानव को अपने कोर में इकट्ठा कर लेता है और उसके अंदर मिक्स होकर बाहर निकलता है उसके अंदर से एक ब्लैक कलर की गैस के रूप में। ये जो उसके अंदर से निकलने वाली ब्लैक गैस और ऊपर से गिरने वाला ये काला कलर का पानी, मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। और ऑफ कोर्स अभी इस समय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर। पेल बोलता है, तुम बाहर जा रहे हो? और वो भी ऐसे समय जब काला पानी गिर रहा है। और जरा देखो ये पास की नदी को, वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो चुकी है, बहुत ज्यादा डेंजरस है अभी इस समय बाहर जाना। रे चला जाता है दौड़ के। ये रोक रहा होता है, रे रुक जाओ। सच में इसे आखिर में कैसे रोकूं? जो इसके मन में आता है इसे रे वही करता है और ऐसे बारिश में दौड़ते हुए जा रहा होता है। जब भी ये बारिश होती है तो सब लोग इसको अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। लोग ऐसा बिलीव करते हैं अगर गलती से भी इस काले पानी की ड्रॉप तुम्हारे पर गिर गई तो तुम बीमार हो सकते हो, लेकिन मैं अपने आप को इस पानी से शील्ड कर सकता हूँ, इसलिए ऐसे टाइम पे काम करना मेरे लिए आसान होता है। और यहाँ गली 18 खाने के वेयरहाउस के सामने आ जाता है और इसके अंदर यहाँ ये लोग जुआ खेल रहे होते हैं। जैसा मैंने सोचा था, ऐसे बारिश के समय ये लोग यहाँ पे जुआ खेल रहे हैं और जाली के नीचे से खसकते हुए अंदर आकर वेयरहाउस के अंदर जाने के लिए रास्ता बनाता है और आ जाता है वेयरहाउस के अंदर। चलो बारिश की वजह से यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा हैगा। इस जगह पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के माना है, इनमें से एक खास कलर के माना को लेकर मिक्स कर देना बिल्कुल सही फॉर्मूले के साथ और क्रिएट कर देता आग को। हालांकि मुझे ये पता नहीं कि इसको एग्जैक्ट तरीके से यूज करने का तरीका क्या है, लेकिन मैं इसे अच्छे से यूज कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी लाल माना को कंट्रोल करना किसी रीजन के कारण बहुत ज्यादा कठिन हैगा। मैं सोचता हूँ अगर मैं अच्छे तरीके से इमोशन को फील करने लगूँ तो क्या मैं ये फायर बॉल और ज्यादा बड़ी बना सकता हूँ। और साइड से डिगर आता है एक ही तरफ, फिर जल्दी से डोज कर देता हूँ डिगर को। जिसने वो डिगर फेंका होता है वो चिल्लाकर कहता है, तुम छोटे चूहे कहीं के, आखिरकार वो यहाँ पर आ गया जो हमारे खानों को यहाँ पर चुराता रहता है। और जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे ज्यादा फास्ट हो। रेमन में कहता है, इनमें से कुछ लोग वहाँ पिलर के पीछे छुपे हुए हैं और कुछ यहाँ बॉक्सेस के पीछे। ये छोटा चूहा यहाँ पर छुपा हुआ है, ये तो कितना ज्यादा हिलेरियस है। जितना भी तुम स्ट्रगल करना चाहते हो करो, अब तुम हमसे बचने नहीं वाले। ये लोग टोटल 3 लोग हैं और उन्हें मेरी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में भी पता है कि मैं कहाँ हूँ। मैंने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि उन लोगों के पास ऐसे भी इक्विपमेंट होंगे जैसे कि नाइट विजन ग्लासेस। चूहे तुम जितना भी छुपना चाहते हो छुपो, हमें ऑलरेडी पता तुम्हारे बारे में कि तुम कहाँ पर हो। तुम अभी उसी जगह पर हो जहाँ पे हम लोग चाहते हैं। और फेंक देता नाइफ को उसकी तरफ। रेउन सब नाइफ को अपनी तरफ आता हो देखकर जल्दी से उनको डोज करता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। हाँ आखिर ये बच्चा क्या है? तुम इडियट कहीं की एम अच्छे से करो। नहीं नहीं ये बच्चे कुछ अजीब हैगा। रे बहुत तेज मारता है इसके मुंह पे मुक्का। तुम कमीने कहीं के, लेकिन आखिर हम लोगों के अंदर में देख के सब आ रहा है।
वो लोग अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं रियो के ऊपर। रियो उन लोगों को देखकर मन में कहता है गुस्सा और सरप्राइज, ये है इन दोनों के माना का कलर। ऐसे टफ दिखने का ट्राई मत करो, और फेंक देता उसके ऊपर अपने नाइफ को। इन लोगों के माना फ्लो को रीड करके मैं पता लगा सकता हूँ इन सबकी अगली मूव को, और घुमा के एक बहुत तेज लात मारता है ऐसे गर्दन पे। क्या ये तो इम्पॉसिबल है। क्या हुआ? और एक बहुत पावरफुल मुक्का मारता है उसके पेट में। यहाँ पीछे आकर रुकने के बाद जमीन में गिर जाता है, और उसी वक्त इस वेयरहाउस से गेट को लात मार के कोई अंदर आता है। ओह नो, मैं तो यहाँ पे चेक करने के लिए आया था क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी। रेमन में कहता है ये इंसान इस वेयरहाउस के हेक्टर ग्रुप का एग्जीक्यूटिव। देखकर ऐसा लगता है कि जो मेरे तीनों के तीनों भाई थे वो सबके सब टेक डाउन हो चुके हैं, और वो भी एक ऐसे छोटे से चूहे से। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसा इसके बारे में मैंने रूमर सुना था। ये सच में डरावना है। मुझे यहाँ इसके सामने से कैसे ना तो कैसे करके निकलने होगा, और आके सीधा एक मुक्का मारता है इसकी छाती पे। क्या इसने डोज नहीं करा? ये क्या था? इससे कुछ नहीं होगा, लो अब इसे डोज करो। और अपने हाथ से रे को पकड़ रहा होता है। रे जल्दी से उसको डोज कर देता है। ये तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है। रे जल्दी से उससे पीछे हटता है। तुम्हारी स्पीड तो काफी अच्छी हैगी, रे मन में कहता है। ये शोर है कि ये बाकी सबसे डिफरेंट लेवल पर है। फिर से हमला कर रहा था रे के ऊपर। रे उन सब अटैक को डोज करते हुए मन में कहता है मैं इसको देखकर ही अच्छे से बता सकता हूँ, अगर मैंने इससे सामने सामने लड़ा तो मैं इसके सामने जीत नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि मुझे इसमें एक गैप ढूंढना होगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए। और उसकी तरफ बढ़ रहा होता अपने हाथ में आग की बॉल बनाकर, और मार देता उसके सीने पे। ये भी अचानक से हुए ऐसे हमले से चौंक जाता है, और इस थोड़े से मौके का फायदा उठाकर रे यहाँ से एक झटके में गायब हो जाता है। क्या मैं हार गया? और जल्दी से उसके बाद सबके सब ढूंढने लगते हैं। हे जल्दी से उठ के उसे ढूंढो, उसने अभी भी मुझसे लड़ाई करी है तो वो कहीं ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जल्दी ढूंढो उसे, आखिर वो पता नहीं कहाँ भाग गया। जाओ इधर से ऊपर जाकर उस जगह पर ढूंढो। और रे तो यहाँ छुपे होकर मन में कहता है मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे। और यहाँ से निकलते हुए पीछे की तरफ कुछ फेंक देता है, और इन लोगों को उसकी आवाज आती है। ये आवाज तो दरवाजे की तरफ से आ रही है। तुम डेम बाशाट कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जल्दी से पकड़ो उसे। और रे तो यहाँ दूसरी तरफ से निकल के जा रहा होता है। मैंने ये हेक्टर ग्रुप के वेयरहाउस को लूट लिया है, तो अगर उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे मरने से कोई डर तो नहीं लगता, लेकिन अगर मैं चला गया तो उन सब बच्चों का क्या होगा? वो सबके सब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस जगह पर। तो जो मेरा कर्जा उनके ऊपर, उनको मैं कैसे रिपे कर पाऊंगा? और उन लोगों में से एक ढूंढ लेता रे को। ये रहा वो, मैंने उसे ढूंढ लिया, जल्दी यहाँ पर आओ। रे देखता उसकी तरफ। ओह नो, इसने तो मुझे ढूंढ लिया, और इसके साथ एक और भी आ जाता है। जल्दी से पकड़ो। अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो डेड एंड है। और रुक जाता फिर इस जगह पर आकर। सच में ये बच्चा तो बहुत ज्यादा तेज है। ओए बच्चे, अब यहाँ पर कोई भी जगह नहीं तुम्हारे भागने के लिए। जल्दी हमारे पास आके बताओ कि तुमने उस वेयरहाउस से क्या क्या चुराया है, इससे पहले कि मैं तुम्हारे अंदर इस चाकू से छेद कर दूं। रे देखता हूँ उनकी तरफ। ऐसा लगता है एग्जीक्यूटिव इनके साथ नहीं है, तो फिर ये मेरा अच्छा मौका आएगा, मैं जीत सकता हूँ इन लोगों के सामने। ओ छोटे कमीने, क्या तुम बेरे रहे हो क्या? मैंने तुम्हें अभी जो कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? और अटैक कर देता रे के ऊपर। रे उसके अटैक से बचते हुए उसे एक अपर कट मारता है, और उसके बाद पीछे से दूसरा आता है। तुम बास्टर्ड कहीं के। रे अपने मैजिक का यूज करके उसके हाथ को बहुत तेज पकड़ के घुमा देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो चाकू था वहीं पे गिर जाता है। हाँ, आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? और उसके बाद अपने सीधे हाथ से उसके मुंह पर बहुत पावरफुल अटैक मारता है बिजली का, और उसके मुंह को जलाकर रख देता है। इतना तेज बिजली का झटका लगने के बाद वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। यहाँ से आवाज आता सुन। आसपास में जो लोग रे को ढूंढ रहे थे वो लोग चिल्लाकर कहते हैं जल्दी यहाँ पर आओ, मैंने यहाँ पर एक बहुत तेज आवाज सुनी थी। रेया जमीन से चाकू उठाकर मन में कहता है ये लोग तो आना खत्म ही नहीं हो रहेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि मैं मैजिक को लगातार यूज कर सकता हूँ। और अपने पीछे वाले डस्टबिन को देखता है ये जगह, और रे को जितने लोग ढूंढ रहे थे वो लोग यहाँ से भागते हो जाते हैं। डैम इट, आखिर वो कहाँ जाके छुप गया? हमें उसे कैसे भी करके पकड़ना होगा, उसे हम लोग ऐसे जाने नहीं दे सकते। और यहाँ इस डस्टबिन के अंदर छुपा हुआ रे मन में कहता है जितने भी लोगों के पैरों की आवाज आ रही थी वैसे लगता है वो जा चुके हैं, उन लोगों ने मुझे यहाँ पे ढूंढने की कोशिश नहीं करी है। चलो ये ठीक है, आज रात के लिए इसी जगह पे रुकते हैं। अगर उन लोगों ने मुझे वो ब्रिज तक फॉलो करा तो इसकी वजह से वो बच्चे लोग खतरे में आ सकते हैं, इसलिए अभी के लिए ये जगह बिल्कुल सही है। लेकिन आखिर ये बारिश कब तक रुकेगी? और उसके बाद सुबह हो जाती है। बारिश तो बंद हो चुकी होती है, लेकिन बादल अभी भी होते हैं। और यहाँ पर रात भर सोने के बाद अपनी आंखें खोलता है। चलो ये अच्छा मौका है, अब यहाँ से निकलते समय मेरे को कोई नहीं दिखेगा। और उसी वक्त पीछे से आवाज आती है ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। रे चौक जाता है, और हम देखते उसी ग्रुप में से कोई एक रे को ढूंढ लेता है। चलो ये अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर चेक करने के लिए दोबारा आया। रे जल्दी से तैयार हो जाता है उसे लड़ने के लिए। मैं इसको देखकर ही बता सकता हूँ जो इसके माना का कलर है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला कलर है, और मैं भी अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूँ। क्या तुम्हारे पास भी चाकू है? या तो मार दो तुम। चलो तो फिर ठीक है, मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और रे के ठीक सामने आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। रे जल्दी से उसके अटैक को डोज कर देता है। रे को अपने बाजू में जाता देख जल्दी से उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। नहीं ये बुरा हुआ, मैं तो अपना बैलेंस खो चुका हूँ। ये लो बच्चे, अब गुड बाय कहो। और उसका चाकू रे की तरफ आते हुए उसकी आंखों में घुसने वाला होता है। तभी एक बहुत तेज आवाज आती है जिसको ऐसे आसपास की चिड़िया उड़ जाती है, और हम
देखते रे को उसके मुंह पे खून लगा हुआ होता है और जिसने रे के ऊपर अटैक करा था वो रे के बाजू में गिर रहा होता है। और हम देखते अभी जो बहुत तेज आवाज आई थी वो आई थी इस गन के चलने की। जिसने गन चलाई थी वो कहता है रे ये बहुत ज्यादा डेंजरस था और अपना लाइटर निकाल के सिगरेट जला के पीने लगता है। क्या तो झंझट है इतनी सुबह सुबह। रे बोलता है क्या तुम्हें किसी ने बताया था क्या, क्योंकि तुम ज्यादातर जगते नहीं होती सुबह सुबह। हाँ मैंने इसके बारे में एक हेक्टर के आदमी से सुना था जो तलाशी कर रहा था इस चीज को लेकर। और हमें बताते हैं इसके बारे में, ये गली 17 का बॉस है, इसका नाम है नीलेश। लेकिन क्या वो ये सब चीजें हैं जो तुम्हें उस हेक्टर वेयरहाउस से मिले हैं? तुम तो सच में बहुत ज्यादा बोल्ड हो। रे इसको शुक्रिया करता है। नीलेश बोलता है ये तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था। रे कहता है एक्चुअली में वो सब करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और नीलेश की तरफ देखकर मन में कहता है नीलेश जैसे लोगों से डील करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर इसकी तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग जिन लोगों की इमोशन में किसी भी तरीके की भावना नहीं है। ऐसे लोगों का मन कभी भी नहीं भरता। नीलेश कहता है रे से तुम्हें पता है इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को तुम्हें कभी छूना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम कभी भी किसी मूवमेंट पे मार जा सकते हो। रे कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम लोग सारे के सारे भूखे मर जाते। चलो वैसे इस सब को छोड़ो, जो तुमने पहले मेरी जान बचाई थी उसके लिए मैंने तुम्हें आज रिपेयर कर दिया है। रे बताता है मैंने तुम्हें रिवर के पास से इसलिए बचाया था, मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई ना कोई सामान होगा। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें बचाने का। वेल फिर भी मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर खड़ा हूँ। रे कहता उसके लिए तो तुमने ऑलरेडी पे बैक कर दिया है। और उसके बाद बताते हैं 1 साल पहले की बात, मैंने नीलेश को रिवर के अंदर से निकालकर बचाया था। वो पहले 46 सेक्टर का एग्जीक्यूटिव हुआ करता था लेकिन उसे बेट्रे कर दिया गया। मुझे नहीं लगता कि उसने ये सब झूठ कहा था और उसको बचाने के बदले उसने मुझे रिपेयर करा था फाइटिंग सिखाकर। और नीलेश से कहता है नीलेश उसके बारे में क्या जो तुमने मुझे पहले कहा था? किस चीज की बात कर रहे हो तुम? वही ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की बात। मैं ज्वाइन करूंगा तुम्हें नीलेश, अगर मैंने इसकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया तो वो जो बच्चे हैं वो भी सेफ रहेंगे। और ये सब सुनने के बाद नीलेश बिना कुछ कहे यहाँ से जाता हुआ यहाँ साइड में खड़ा होकर रे से कहता है तुम मैजिक को यूज कर सकते हो ना? क्यों? रे चौंक जाता है आखिर तुम्हें कैसे पता? नीलेश मन में कहता है बिंगो, तो इसका मतलब ये सच था। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत देखा था जब इसने बिना लाइटर के आग जला दी थी। रे पूछता बताओ मुझे आखिर तुम्हें कैसे पता मेरे मैजिक के बारे में? नीलेश बताता है मेरी जो पिछली ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें मैंने एक मैजिशियन से कुछ पूछा था, ये कि हमारे आसपास हवा में माना आएगा जिसको मैजिक के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ सिर्फ बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो लोग हवा में माना को ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या उसने कलरों के बारे में कुछ कहा था? क्या कलर के बारे में? नहीं तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने ये कहा था कि तुम माना को देख नहीं सकते। रे मन में बोलता है तो इसका मतलब सिर्फ मैं ही अकेले ऐसा हूँ जो अपने आसपास की माना को देख सकता है? क्या बस उसने इतनी चीज कही थी? कुछ चीजें तुम भूल तो नहीं रहे हो? नीलेश को गुस्सा आ रहा होता है क्यों तुम्हें पिटना है क्या मेरे हाथ से? और एक मुक्का मारता है। रे डोज कर देता है। तो आखिर उसके बारे में क्या जो अभी मैंने तुमसे कहा था ज्वाइन करने को लेकर? नीलेश मना कर देता है। अब आखिर अचानक से तुम ऐसे मना क्यों कर रहे हो मेरे को ज्वाइन करने से? नीलेश कुछ कहता नहीं है, मन में बताता है जितने भी सेक्टर है इस रिवर के आसपास, अगर तुम इस रिवर के ऊपर तरफ जाओगे तो तुम बाकी सेक्टर तक पहुंच जाओगे। तुम वहां जाकर शायद स्केप कर सकते हो इस जगह को और वहां जाकर इससे अच्छी जिंदगी जी सकते हो। एक बच्चा जिसके पास ऐसी एबिलिटी है, बहुत ज्यादा बर्बादी होगी ऐसे टैलेंट का इस जगह पर बनना। और रे से कहता है क्या तुमने इस सेक्टर 50 को छोड़ने के बारे में कभी सोचा है? अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कार ढूंढ सकता हूँ ऐसे जाने के लिए। नहीं मैं नहीं जाना चाहता। तुम्हें पता है ना कि मेरे साथ कुछ बच्चे रहते हैं जिनकी मुझे देखभाल करनी रहती है। इस सब के बारे में तुम चिंता मत करो, मैं ऑर्फनेज खोलने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या ऑर्फनेज? हाँ तुम्हारे जैसे जो बच्चे गलियों में रहते हैं उनके लिए। रे मन में बोलता है इसका जो कलर है अभी भी ऐसे ही है। मैं इसको देखकर ये बता नहीं सकता कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन ये जो भी कहता है वो हमेशा करके दिखाता है। वैसे तुम संभल के रहना, वो जो हेक्टर है उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग वॉर की तैयारी कर रहे हैं। मैंने देखा था उसको, उन लोगों ने बहुत सारे ट्रक मंगवाए हैं जिनमें वेपन ही वेपन है। नीलेश कहता है मुझे पता है इसके बारे में, ऐसे गन को यूज करना किसी भी मामले में ये डिक्लेरेशन है वॉर की। अगर तुम इस वॉर को हार जाते हो तो जो स्टोर में जो लोग रहते हैं उनको इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। और यहाँ तक कि जो प्रोटेक्शन फीस है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की वो भी एक्चुअली में अच्छी खासी है। नीलेश बताता है ये सिर्फ देखने में ऐसा लगता है, या मेरे अलावा ऑर्गेनाइजेशन में और भी ज्यादा बुरे लोग हैं और तुम मुझे ऐसा ट्रीट करना बंद करो जैसे कि मैं कोई बूढ़ा हूँ। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, तुम्हें पता है? नहीं तुम बूढ़े हो। फिर से मुक्का मारता उसको, रेडोज कर देता है। और सामने कार में से ड्राइवर कहता है बॉस हमें निकलना होगा। नीलेश कहता है हाँ चलो ठीक है। और जाने लगता है कार में, मैं यहाँ से जा रहा हूँ वॉर जोन में, तो जल्दी से जाकर अच्छे से कोई छुपने की जगह ढूंढ लो। और हाँ ये लो, एमसी कैच करता है इसे। क्या ये चीज? अपने कानों को सैनिटाइज कर लेना, तुम्हारे कान में चोट लगी हुई है ना। और वो चला जाता है यहाँ से। रे देख रहा होता उसको जाते हुए चुपचाप खड़ा होकर। और उसके बाद हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है गली 17 में। रे को आता देख सामने से बच्चा रे का नाम लेता है। आखिर तुम कल क्यों नहीं आए थे? हम लोग बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे। हाँ आखिर तुम्हें चोट कहाँ से लगी हुई है? तुमने कहीं फाइट आउट तो नहीं करी है? किसने करा आखिर तुम्हारे साथ ये सब? रे कहता है ये सब कुछ नहीं, मैं तो गिर गया था बस। ये जरूर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होगा। रे इसको देखकर मन में कहता है कितना ज्यादा फैसिनेटिंग है एक इंसान के अंदर ही इतने सारे इमोशन का होना। ये लो ये सारे के सारे कैन को लो और जल्दी से जाओ टेंट में। पेल को भी बता देना कि मैं भी जल्दी आऊंगा। ये बच्चा बोलता है ठीक है रे। वो चला जाता है यहाँ से। वियोला क्या तुमने जोसेफिन को कुछ बताया था? ओ तो ये रे हैगा, मैं उसे बता रही थी रेनबो के बारे में। और हमें बताते हैं इसके बारे में, ये है ब्लाइंड स्टोरी टेलर जिसका नाम है वियोला। रे इसको मना करते हुए बोलता है बच्चों को ऐसी स्टोरी मत सुनाओ, वो लोग ऐसे माहौल में
में कैसे रह पाएंगे अगर तुम उन्हें ऐसी फैंटेसी स्टोरी सुनाते रहोगी तो। वियोला बोलती है अगर फैंटेसी बच्चों के मन में नहीं होंगी तो आखिर किसकी होगी। रे मन में कहता है आखिर ये किस तरीके का इमोशन है। पर्पल माना मैंने यहाँ वियोला के अलावा किसी के पास भी ऐसा कलर नहीं देखा। और यहाँ से जाता हुआ वियोला से कहता है तुम यहाँ से दूसरी गली में चले जाओ क्योंकि यहाँ पे एक बोर होने वाली है। वियोला मन में बोलती है कितना काइंड बच्चा है। और अगले दिन सुबह का सीन, रे गेट खटखटाता है। डिलीवरी। हाँ रे तुम आए हो। रोनी बात कर रहा था कि वो संभालेगा डिलीवरीज को। क्या उसने ऐसा कहा था। और मन में कहता है रोना अब यहाँ पे कुछ समय तक आ नहीं पाएगा क्योंकि अब उसके दोनों पैर टूट चुके हैं और पीछे पड़े हुए बॉक्स को उठा रहा होता है। क्या तुम भी अब यहाँ से जा रहे हो। अगर वो रिस्टार्ट हो गए तो फिर तो तुम्हें कोई भी कस्टमर नहीं मिलने वाले। स्टोर के ओनर बताते हैं अगर मैं यहाँ से चला भी गया तो मेरे यहाँ स्टोर का क्या होगा। और जो वो शायद ऐसा हो सकता है कि वो ना हो। हाँ तुम्हारा क्या मतलब है इस सबसे। देख रहे हो तुम वहाँ उस गेट को। हेक्टर और नीलेश वहाँ पे बात कर रहे हैं अगर चीज अच्छे से चली तो शायद वो ना हो। और उसके बाद गेट खुलता है। उसके अंदर से निकल के आते हैं हेक्टर के ग्रुप वाले। हमें इस इंसान के बारे में बताते हैं ये है गली 18 का बॉस हेक्टर। हेक्टर कहता है एक बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है। आखिर सब बड़े लोगों का क्या हुआ। क्या वो सबके सब भाग गए हैं। तुम बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हो ऐसी मेहनत करते रहो। इस तरीके से ये दुनिया चलती है। और ये लो कुछ पैसे इससे अपने लिए कुछ खाने के लिए खरीद लेना। चलो बॉयज चलते हैं यहाँ से। और वो सबके सब यहाँ से जा रहे होते हैं लेकिन जो एग्जीक्यूटिव फैक्ट्री के अंदर रे से लड़ा था वो देखता है रे के कान के पास। और जैसे वो देखता है उसके कान में पट्टी लगी हुई जल्दी से मुड़ता है रे की तरफ। रे अपनी जल्दी से उड़ी लगा लेता है इसने मुझे पहचान लिया है। ये तो उसकी तरफ घुर घुर के देख रहा होता है। इसका बॉस बुलाता जल्दी यहाँ पर वहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ सर मैं आ रहा हूँ। और ये लोग चले जाते हैं और सोप ओनर भी खुश होते हैं उनके जाने से। चलो आखिरकार ये चले गए। रे मन में कहता है वो मेरे कान के घाव को देखकर पहचान गया था तो आखिर जब उसे पता ही चल गया था तो उसने कुछ कहा क्यों नहीं। सोप ओनर चिल्लाकर कहते हैं नीलेश क्या हुआ बताओ। और अंदर आकर देखता नीलेश की तरफ जो नेगोशिएशन थी वो फेल हो चुकी है। अब वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता जल्दी वॉर होने वाली है। सोप ओनर ये सुन के हैरान हो जाते हैं क्या नीलेश सच में। आखिर में करता ही क्या वो लोग मेरे सामने ऐसे टर्म रख रहे थे जिससे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेते। ये सब तो सच में सबसे ज्यादा बुरा हुआ। शॉप ओनर कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बस ये कि मैं अपनी शॉप को कुछ समय तक खोल नहीं पाऊंगा। और रे तुम अपने हाइड आउट को छोड़कर कुछ समय के लिए कहीं पे चले जाओ जब तक ये सब कुछ शांत नहीं हो जाता। और इसके बाद रे यहाँ से चला जाता है। गली से जाता हुआ मन में बोलता है अगर वो रिस्टार्ट हो गई तो मैं ऐसे घूम नहीं पाऊंगा। इससे पहले कि ये सब कुछ स्टार्ट हो मुझे जल्दी से जल्दी जितने जल्दी पॉसिबल हो सके मुझे खाने को इकट्ठा करना है। और इसके सामने से ब्लैक कलर की कार जाती है। हाँ ये तो वही है लेकिन मैंने यहाँ सेक्टर 50 में ऐसी कार नहीं देखी पहले कभी। ये थोड़ा सस्पिशियस है मुझे जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए आखिर कौन है। और यहाँ आकर झाड़ी के पीछे छुप के देख रहा होता है आखिर कौन है इस कार के अंदर जिसके सामने ये सब के सब ऐसे झुक रहे हैं। और हेक्टर गेट खोलता है इस कार का। आइए सर मैं आपका इंतजार कर रहा था। और वो निकलता है इस कार के अंदर से। चलिए इमेज में आपको एस्कॉर्ट करके अंदर ले चलता हूँ। और उसके बारे में जितनी भी जानकारी होती है सबके सब क्वेश्चन मार्क होती है। बस हेक्टर की बात से ये पता लगता है कि ये एक मेज है। और रे को भी यहाँ पर ये पहली बार ही दिखा होता है। आखिर ये है कौन। इसके माना का कलर तो डार्क ब्लू है ऑलमोस्ट काले रंग की तरह। और बाकी सब लोगों से अलग इसके अंदर का माना तो बहुत ज्यादा ही है। और ये जो इसका कलर है वो बिल्कुल सेम है गोलम के कलर की तरह। लेकिन आखिर ये सब क्या है इसके अंदर। इसके चारों ओर ये रिंग से बनी हुई है और बहुत सारा माना भी उनके ऊपर से घूमता हुआ जा रहा है जैसे कि ये माना को एस्केप करने से रोक रहा हो। भले कुछ भी हो ये जो इंसान है बहुत ज्यादा डेंजरस है। और उसके बाद ये नीलेश की टीम की तरफ इन लोगों ने यहाँ पर ये सामान मंगवा लिए होते लड़ने के लिए और जल्दी जल्दी उतरवा रहे होते सारे के सारे गनों को। और सामने हम देखते रे भी यहाँ पर पहुंच चुका होता है। इससे पूछता है नीलेश कहाँ पर है। ये चौक जाता है अपने बाजू में से अचानक से आवाज सुन के। हाँ अचानक से तुम यहाँ पर कैसे आए रे। गेट ओपन था तो मैं आ गया अंदर। ये बच्चा चलो ये सब छोड़ो नीलेश कहाँ पर है। बॉस गए हैं बोर की तैयारी करने के लिए और तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। रे कहता तो जो मैं बताने वाला हूँ उसको नीलेश को बता देना क्या बताना चाहते हो। और मन में बोलता है मैं उसे उसके माना के बारे में तो नहीं बता सकता लेकिन इसके अलावा। और बताता है उस इंसान से बच के रहना जिसने एक आंख में चश्मा लगाया हुआ है। और वो सब बताने के बाद रे आ जाता है अपने हाइड आउट में और यहाँ बैठे पेल से बात कर रहा होता है। पेल बोलता है ये वॉर ज्यादा लंबे समय तक वैसे भी नहीं चलेगी। रे कहता है लेकिन फिर भी क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक हफ्ते तक चलती रह सकती है। रे तुम बताओ आखिर तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। मुझे नहीं पता ये दोनों के दोनों ग्रुप बराबर ही हैं। और मन में बोलता है लेकिन चाहे कुछ भी हो इसमें नीलेश को जीतना चाहिए जिससे यहाँ पर ये बच्चे सेफ तरीके से रह सकें। अगर ये लड़ाई हेक्टर के ग्रुप वाले जीत गए तो वो ये इन बच्चों को स्लेव के रूप में बेच देंगे। पेल कहता है सामने की तरफ देखते हुए मैं तो ये चाहता हूँ कि ये वॉर कभी स्टार्ट होए ना। और तभी अचानक से उनको बहुत आवाज आती है। आखिर ये सब क्या था तुमने ये सुना रे। हाँ मैंने भी सुना। पेल कहता आखिर ये कैसी आवाज थी मैंने तो ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। रे मन में कहता कुछ न कुछ गलत है मुझे वहां जाकर देखना होगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और हम देखते उस जगह का सीन जहाँ से आवाज आई थी। ये लोग गोलियां चला रहे होते सामने किसी के ऊपर और इतनी गोलियां मारने के बाद भी इन दोनों के चेहरे से साफ साफ दिख रहा होता है कि सामने जिनके ऊपर भी इनने गोली मारी थी उसको कुछ भी नहीं हुआ होता। और हम देखते वो गोलम होता है। अब हम लोग क्या करें इतनी
गोली मारने के बाद भी इसको कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद ये गोलम अपने हाथ में माना को इकट्ठा करके वो डार्क ब्लू एनर्जी से बने हुए अटैक को छोड़ देता है उनके ऊपर और जिसको जाकर ये टकराया था उसके ऊपर का पूरा शरीर आधा गायब हो जाता है। अपने आंखों के सामने उसकी ऐसी हालत होता देखकर ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये गोलम उसके पास आकर अपने हाथ से उसको पकड़ रहा होता है शेड और उसे पकड़ने के बाद उसके दो हिस्से कर देता है। उससे गिरने वाला खून यहाँ इस छाते पे आके गिरता है। आखिर ये सब क्या है? ये जगह तो एक गटर की तरह स्मेल कर रही है तो इसलिए मेरे क्रिएशन इस जगह को पूरा का पूरा साफ करके रख दो। और उसके बाद हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता है। पेल बोलता है ये आवाज तो अब धीरे धीरे हो जाता तेज होती आ रही है। रे यहाँ से जा रहा होता है आवाज किस चीज की चेक करने के लिए। फिर जल्दी से रे को रोक लेता है। आखिर तुम कहाँ जा रहे हो रे? इस बार ये जो हो रहा है वो बाकी सबसे बहुत ज्यादा अलग है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ अगर तुम यहाँ से जा रहे हो तो। रे बोलता है नहीं पेल, यहाँ पे तुम इंतजार करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अंदर से उठ के बच्चा बाहर आता है। तुम लोग अभी तक ऐसे जगह क्यों हो? मुझे माफ करना है इसके लिए। क्या मैंने तुम्हें जगह दिया? जाओ जाकर सो जाओ, हम लोग अभी अंदर आने वाले बात करके। ठीक है। और वो बच्चा वापस चले आता है। ठीक है रे, मैं यहाँ पर इन बच्चों के साथ रहूंगा। हम लोगों ने ऐसा अकेले छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, चेक करते करते दूर मत चले जाना। और जैसे तुम ये ढूंढ लो कि आवाज किस चीज की है उसके बाद तुम यहाँ पे जल्दी आ जाना। ठीक है? रे बोलता है ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा वापस। और उसके बाद देखता है इस जगह को, यहाँ पर ये जगह पूरी की पूरी आग में जल रही होती है। और आसपास देखता है नीलेश की टीम वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा चुके होते हैं। और आगे बढ़ के यहाँ इसके पास आता है जिससे वो पहले मिला था। आखिर ये सब किया किसने? सामने से वो लाल वाला कहता है रे चौक जाता है उसको सुन के। रे पूछता है आखिर यहाँ पर ये सब क्या हुआ? ये बताता है वो बास्टर्ड अपने साथ गोलम लेकर आए थे और वो इंसान जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था वो कमीना कंट्रोल कर रहा था उस गोलम को। हम यहाँ सारे के सारे ऐसे गोलम के सामने कुछ भी नहीं कर पाए। रे भाग जाओ तुम यहाँ से। और ये बोलने के बाद इसकी भी सांसें रुक जाती है। वो ऐसे बीच से कटने के बाद भी इतना देर तक जिंदा था। उसके जाते से ही रे भी चुपचाप होकर उसकी आंखें बंद कर देता अपने हाथों से और उसके पास पड़े हुए डेगर को उठाता है। और उसके बाद यहाँ चारों ओर देखता है इन सबको। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो नीलेश का ग्रुप है वो हार जाएगा, मुझे नीलेश की मदद करनी होगी। और उसके बाद यहाँ ब्रिज के नीचे जहाँ पे रे रहता है पोल और बाकी बच्चों के साथ, पोल यहाँ पूरी तरीके से खून से सना हुआ लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। और हम देखते पोल और रे के साथ जितने भी लोग रहते थे उन सबको यहाँ पे मार दिया होता है। और पेल सामने उसकी तरफ देखता है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ होता है। और उसके ठीक सामने ये गोलम वो अटैक तैयार कर रहा होता है। रे मेरे भाई चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर वापस मत आना। और उसके बाद ये गली 17 के सेंट्रल प्लाजा में रेनिया आसपास देखकर मन में कहता है मैं लेट हो गया। ये सारे के सारे नीलेश के ग्रुप वाले हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे कहीं नीलेश नहीं है, वो जरूर अभी ठीक ठाक होगा। और अचानक से रे के पीछे यहाँ से थोड़ा सा दूर एक धमाका होता है। क्या ये जगह? और जल्दी से जाता भागता हुआ ये धमाका तो जहाँ पर मैं रहता हूँ उस जगह पर हुआ है। और इसी बारिश में भागते भागते हाँफता हुआ पहुंचता है इस जगह पर। और यहाँ आने के बाद देखता है गोलम की तरफ। उसके सामने इतने सारे खून को पड़ा देखकर रे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ऐसे गुस्से में सीधे उस गोलम के ऊपर अटैक करने के लिए कूद जाता है। ये गोलम देख लेता है उसको आते हुए, पीछे की तरफ मुड़ता है और एक बहुत तेज मुक्का मारता है रे के पेट में। ये मुक्का खाने के बाद रे के मुंह से भी खून निकल जाता है और बहुत तेज टकराता है पीछे दीवार से। यहाँ गिरने के बाद मन में कहता है मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि वो सारे के सारे सेफ है या नहीं। और उसे बच्चों की आवाज आती है बिग ब्रदर रे। देखते सामने की तरफ, यहाँ बच्चे उसकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। बिग ब्रदर रे चलो जल्दी चलते हैं, तुम आ गए बड़े भाई रे। रे को ये सबका सब याद आ रहा होता है। पोल बोलता है मैं नहीं चाहता था कि तुम वापस आओ। और उसके बाद रे देख लेता हूँ सबको अपनी आंखों से। यहाँ पर ये सारे के सारे लोग मारे जा चुके होते हैं, लोरेन, लिया, कोर्डन, माइल्स, जेफ और पेल। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अभी तक उस सबका कर्जा चुकाया नहीं है जो भी तुम सब लोगों ने मेरे लिए किया है। और एक गोलम भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है इसकी तरफ और वो सेम अटैक तैयार कर रहा होता है। ये तो बिल्कुल वो सेम आवाज है जो अभी कुछ समय से यहाँ पे सुनाई दे रही थी। तो इसका मतलब उस सबके पीछे ये गोलम था जिसने उन सबको वहाँ पे मार दिया है। यहाँ के सारे बच्चे, नीलेश के ग्रुप वाले लोग और इसी के साथ वो सारे के सारे जो गली में थे वो सारे लोग। मुझे उन सबको बदला लेना होगा इस कमीने से, लेकिन अभी इसके लिए मुझे इसके सामने से हटना होगा। मूव करो डैम इट। और ऊपर से स्पीड में एक कार आकर इस गोलम में टकरा जाती है। रे हैरान हो जाता है देखकर। हाँ, ये गोलम उस कार की वजह से पीछे दूर जाके गिरता है। इस कार में से जल्दी से नीलेश निकलता है। क्या तुम ठीक हो रे? जल्दी से रे के पास भाग के जाता है। चलो ये अच्छा है कि तुम्हारी जो हड्डियां वो टूटी नहीं है। रे कहता है नीलेश जितने भी बच्चे थे यहाँ पर। नीलेश से सुनते से बाजू में दिखता है और यहाँ उसको हर जगह खून ही खून दिखाई देता है। नीलेश गुस्से में अपनी मुट्ठी टाइट बांधता है, मुझे माफ कर दो इसके लिए, यहाँ आने में मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया। रे कहता है आखिर इस समय तुम्हारी क्या गलती है। नीलेश रे को ऐसा देखकर जल्दी से उसको अपने गले लगा लेता है। नीलेश तुम्हारे साथियों के बारे में क्या? नीलेश बताता है वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं, वो हेक्टर कमीना कहीं का, मुझे नहीं लगा था कि वो इस सब के लिए बाहर से एक मैच को बुलाएगा। डैम इट। तो आखिर अब तुम क्या करोगे? मैं सबसे पहले यहाँ से जाकर ये चेक करूंगा कि कितने लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाए। और अभी के लिए हेक्टर तो और इतना की पाता तभी वो गोलम का अटैक पीछे से इसको आकर लगता है। हाँ नीलेश। और हम देखते उसके पेट में एक छेद हो जाता है और रे तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है इस सब की वजह से, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाता। डैम इट, इससे अभी होना था। और गिर जाता रे के ऊपर। रे उठा रहा था नीलेश का नाम लेकर। अभी ये सब क्या हुआ? रे के सामने ये सब होने से उसका दिल बहुत तेज धड़कता है और उसे वो सबका सब याद आ रहा होता है। जितना भी नीलेश के साथ उसने समय बिताया होता है वो सबका सब धीरे धीरे जल रहा होता है और वो सबका सब जल
के रे के दिल के पास इकट्ठा हो जाता है और उसके अंदर से एक रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है। ये गोलम बढ़ाता है उसकी तरफ अपने हाथ को। अपना मेन कैरेक्टर रे, जिसको इमोशन फील नहीं होते थे, वो इस समय बहुत ही गुस्से में होता है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम में से किसी को, तुम सबको मार दूंगा। ऐसे ऊपर से गिरते हुए काले पानी की बारिश जो यहाँ पड़े हुए खून के साथ मिल गई है। अगर ये सब कोई एक सपना है तो मैं ऐसे सपने से अभी इस समय उठना चाहता हूँ। रे अपने आंखों के सामने ये सब होता देखकर गुस्से में अपने दांत मसल रहा होता है और फिर दोनों के दोनों गोलम और रे एक दूसरे की तरफ अपना हाथ करके मैजिक अटैक तैयार कर रहे होते हैं। यहाँ गोलम डार्क ब्लू एनर्जी यूज कर रहा होता है और यहाँ अपना रे एक रेड कलर का बहुत पावरफुल फायर अटैक तैयार कर रहा होता है। उसके बाद दोनों के दोनों अटैक टकराते हैं एक दूसरे से, लेकिन रे अपने इमोशन को यूज करके अपने इस अटैक की पावर कई गुना बढ़ाकर उस गोलम को पूरा का पूरा पिघला कर रख देता है। मैं तुमसे अलग हूँ गोलम, मैं एक इंसान हूँ जिसके पास इमोशन है। इस पावरफुल अटैक से उस गोलम को मारने के बाद जल्दी से नीलेश के पास जाकर उसको उठा रहा होता है। नीलेश तुम ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। नीलेश तो उठा हुआ होता है, ऐसे कहता है तुम बास्टर्ड कहीं के, मुझे ऐसे हिलाना बंद करो। ऑलरेडी मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम मुझे ऐसे हिलाते जा रहे हो। हालांकि मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मैं मरूंगा नहीं पीसफुल तरीके से, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो दिन आज ही होगा। मुझे ऐसी जिंदगी से किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं है। बहुत सारी चीजें मैंने अकम्प्लिश करी अपनी जिंदगी में, और वो भी कोई ऐसा होकर जिसने बहुत नीचे से शुरुआत करी थी। लेकिन क्या ऐसा बदल जाता अगर मैं शुरुआत से थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता तो? हाँ बिल्कुल तुम्हारी उम्र के आसपास। रे कहता जय रुको, मैं तुम्हारे लिए कार के अंदर से मेडिसिन लेके आता हूँ। नीलेश रे का हाथ पकड़ के उसको रोक लेता है। रे तुम्हें ये जगह छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए, कोई ऐसी जगह पर जो इस जगह से अच्छी हो। मैंने हमेशा से तुम्हें एक छोटे भाई की तरह माना है। नदी के किनारे होकर अच्छे से तैरना, लेकिन ये ध्यान रखना कि उसके तेज भाव में ना फंस जाओ। तुम ये कर सकते हो, ठीक है रे? और नीलेश ने जो रे का हाथ पकड़ा हुआ था उसका हाथ छूट जाता है। नीलेश को अपने आंखों के सामने ऐसे जाता देख रे अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता और बहुत तेज चलाने लगता है। रे जो डेस्पेयर, ये वो इमोशन थे जो मुझे सबसे पहले फील हुए। और रे यहाँ पर रात भर इसी जगह पर बैठा हुआ था। सूरज की रोशनी पड़ते सी उसकी आंख खुलती है और हिलने की कोशिश करता था, उसके हाथ में बहुत दर्द होता है। मुझे ऐसा फील हो रहा कि मैंने बहुत ज्यादा लंबा सपना देखा है। जो भी कल रात को हुआ था उसको याद करने के बाद जो मेरे इमोशन है वो मुझे बिल्कुल वैसे फील हो रहे हैं जैसे कल रात को फील हुए थे। कुछ तो है जो मेरे अंदर अब बदल चुका है और क्रिएट कर देता है आपको। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा गुस्सा होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं अपनी फ्लेम को क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे इमोशन होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा मैजिक होगा। तभी उसे सर में थोड़ा दर्द होने लगता है। दत्तेरी की फिर से मैंने मैजिक को ज्यादा यूज कर लिया। थोड़ा देर तक ऐसे सोचने के बाद अब यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। चलो अब चलते हैं यहाँ से। जो भी सबके पीछे था मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं लेकर रहूंगा उन सबसे रिवेंज, भले वो कैसा भी हो, अच्छा या बुरा। और उसके बाद यहाँ गली 17 में भी जितने लोग मारे गए थे उन सबको यहाँ से हटवा रहे होते हैं हेक्टर के लोग। अब यहाँ पे लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है क्योंकि ये हेक्टर के ग्रुप वाले जीत चुके हैं। हे अपनी आवाज कम करो नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे। और यही दूसरी गली में से आकर रे दिख रहा होता सामने हेक्टर को अपने हाथ में चाकू लिए। हेक्टर तो यहाँ पे अपनी आराम से बातों में लगा हुआ होता है। ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। तभी इसके पीछे कोई आ जाता है। हे बच्चे जरा रुको। रे तो पीछे सीधे उसके ऊपर ही हमला कर देता है और हम देखते हैं तो वही गंजा होता है। रे के इस हमले की वजह से इसकी गर्दन में थोड़ा सा कट लग जाता है। रे से थोड़ा पीछा कर बोलता है शांत हो जाओ। ये तो वही है हेक्टर ग्रुप का एग्जीक्यूटिव, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा का पूरा ग्रुप मेरे हाथों से मरेगा। इतनी ज्यादा फास्ट मूवमेंट देखकर ये एग्जीक्यूटिव मन में बोलता है आखिर किस तरीके की इंसेन स्पीड है। ये बच्चा सच में ये कोई मामूली नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा इसके सामने। तो चलो फिर मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं है। और वहीं खड़ा रहता है। रे अपना चाकू घुसा देता है उसे कंधे में। उसको डोज न करता देखकर रे भी चुक जाता है। क्या इसने मुझे अटैक करने दिया अपने कंधे पर? और वो एग्जीक्यूटिव रे की कॉलर पकड़कर उसको सीधा जमीन पे दे मारता है। क्या तुमने ऐसी मामूली से रिवेंज जैसी चीजों के पीछे इस तरीके से मरना चूज करा है? रे गली 17 में रहने वाले भूत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एपिसोड में।